कल्पना कीजिए कि बिहार की राजनीति एक बड़ा सा रंगमंच है और उसी मंच पर एक ऐसा कलाकार खड़ा है जिसने कई किरदार निभाए, कई सीन पलटे, कई बार तालियां भी मिली और कई बार हूटिंग भी हुई। ये कलाकार हैं मोहम्मद जमा खान। 2025 की नीतीश कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा। उनकी कहानी सीधी सादी नहीं है बल्कि पूरी मसालेदार पॉलिटिकल थ्रिलर है। जमा खान राजनीति में वैसे नेता नहीं है जो एक ही पार्टी में बैठकर आराम से चाय पीते रहें। नहीं, यह आदमी तो पूरा घूमने वाला कंपास है। जहां राजनीति के मौके दिखे वहां उन्होंने नई दिशा पकड़ ली। शुरुआत की बहुजन समाज पार्टी से। 2020 में चैनपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो जीत गए। जीत ही पहला ट्विस्ट था, क्योंकि उसके बाद मामला और दिलचस्प हो गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने बीएसपी को धन्यवाद कहा और जेडीयू में शामिल हो गए। लोगों ने सोचा अरे ये तो पार्टी बदल गए, लेकिन जमा खान ने सोचा अब असली खेल शुरू। उनकी पारी में अगला अध्याय था मंत्री बनना, और हुआ भी वही। उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला। ये मंत्रालय छोटा नहीं, बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है। अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक बहाली, वक्फ संपत्ति, छात्रवृत्ति, सब कुछ इसके दायरे के अंदर आता है। जमा खान इस विभाग को अपनी पहचान की तरह संभालते रहे। अब जरा उनसे जुड़े विवाद के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टों में उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई है, लेकिन राजनीति के खेल में ये तमगे भी कभी कभी पावर बैच बन जाते हैं, और हुआ भी वैसा ही। इन सब के बीच भी वे बार बार मंत्री बनते रहे। इतना ही नहीं, एक दिन उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू राजपूत थे। क्या? हाँ, उन्होंने यह बताया कि उनके पुरखे भगवान सिंह और जयराम सिंह राजपूत थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया था। यह बयान मीडिया और विपक्ष की बहस का बड़ा मसाला बन गया, पर जमा खान इस मामले में भी बिल्कुल बेफिक्र रहे। उन्होंने कहा कि धर्म बदलना कोई गुनाह नहीं जब दिल से हो। राजनीति में उनकी बोल्डनेस और आत्मविश्वास यही है कि वे मुद्दों पर बिना हिचक के बात करते नजर आते हैं, चाहे डीएनए की बात हो, धर्म की, नीतियों की या फिर सामाजिक बदलाव की। यहाँ तक कि जब एनएफएचएस रिपोर्ट पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मैनेज्ड भी हो सकती है। मतलब हमेशा सुर्खियों में, कभी तारीफ में तो कभी तंज में। अब आते हैं 2025 की नीतीश कैबिनेट में जमा खान को मिली जिम्मेदारी पर। तो आपको बता दें कि इस बार भी जमा खान को मौका मिला है और वे एक बार फिर मंत्री पद के लिए चुने गए हैं। यानी वे 3 बार एक ही विधानसभा अवधि में मंत्री बन चुके हैं। एक तरह से पॉलिटिकल हैट्रिक कहा जा सकता है। और इस बार भी उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई है जिसके वे अभ्यस्त हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय यानी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। यह विभाग आज के दौर में बहुत संवेदनशील भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी। बिहार जैसे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी संख्या में है और उनके विकास व अधिकारों की सुरक्षा इस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। जमा खान इस विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं, अल्पसंख्यक समुदाय के हॉस्टलों, मदरसों, वक्फ संपत्तियों और सामाजिक आर्थिक कल्याण के कार्यक्रमों पर काम करते हैं। उनकी खासियत है कि वे जमीन से जुड़े नेता हैं। गांव, बाजार, मोहल्ला, चौपाल, हर जगह उनकी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। चैनपुर जैसे इलाके में लोगों के बीच उनकी पहुंच बहुत मजबूत है और यही उनके राजनीतिक सफर का ईंधन भी कहा जा सकता है। और हाँ, जमा खान वो नेता नहीं है जो पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करते हों। उनकी हर बात, हर कदम, हर बयान सामने आता है और उसी से उनकी पहचान बनी है। लोगों को उनका सीधा, खुला और कभी कभी बोल्ड अंदाज भी काफी ज्यादा पसंद आता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका ये अंदाज लोगों को खटकता भी है। पर एक बात तो तय है कि उनके बिना बिहार की राजनीति की कहानी अधूरी सी लगती है। बिहार की नई सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री होने के नाते उन पर अपेक्षाएं भी काफी ज्यादा हैं। समुदाय को उम्मीद है कि वे न सिर्फ योजनाओं को जमीन पर लाएंगे बल्कि सरकार और अल्पसंख्यक समाज के बीच एक पुल की तरह काम करेंगे। अंत में जमा खान की यात्रा को एक लाइन में कहें तो कहा जा सकता है कि जिसने राजनीति को मोड़ना सीखा, कहानी उसी की लिखी जाती है। जमा खान के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।